बिल्ली को चीचड़ों के ख्वाब, बातें सुनो इनकी। लेक्चर नंबर अभी अभी चलाया ना भाई, व्हाट्सएप तो नहीं आया ना बीच में? व्हाट्सएप पता नहीं किस किस की बातें होती हैं इसमें। एनेक्सेट कर लो आप एनेक्सेट, हम पढ़ा लेंगे बाद में। चैप्टर नंबर 17। अच्छा मोहतरम, मैंने आपको बताया था कि आम हालात में ये रूल है कि जो बंदा रेजिडेंट है उसकी पाकिस्तान की और फॉरेन की दोनों इनकम्स टैक्सेबल हैं, और जो नॉन रेजिडेंट है उसकी सिर्फ कौन सी इनकम टैक्सेबल है? पाकिस्तान। रेजिडेंट की पाकिस्तान और फॉरेन दोनों टैक्सेबल हैं, और जो नॉन रेजिडेंट है उसकी कौन सी टैक्सेबल है? सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम। अच्छा, पेज नंबर 449। अंडर द प्रोविजन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ फॉरेन इनकम्स। फॉरेन इनकम्स याद रखिएगा, फॉरेन इनकम्स ये तीनों बंदे नीचे रेजिडेंट ही होंगे। नॉन रेजिडेंट अगर हुए कोई तो हम कह देंगे नॉन रेजिडेंट की तो फॉरेन इनकम चैप्टर 4 में ही माफ है। नॉन रेजिडेंट की फॉरेन इनकम तो चैप्टर 4 के अंदर ही माफ होगी भैया। लिया चाइनीज इंजीनियर हैज बीन वर्किंग सिंस मार्च 2020। हमारा साल है, याद रखिएगा, 2022। पाकिस्तान में काम करे मार्च 2020 से एज प्रोडक्शन मैनेजर इन कराची। तो मार्च 2020 से कराची में काम कर रहा है, 2020, 2021, 2022 यहां से पाकिस्तान में काम कर रहा है। तो 2020 के साल में ये नॉन रेजिडेंट था, और 21 और 22 में ये बंदा क्या बन गया? रेजिडेंट इन कराची, वर्किंग एज अ प्रोडक्शन मैनेजर। तो वर्किंग एज अ प्रोडक्शन मैनेजर से पता चला ये बंदा यहां पे नौकरी करने आया है, और मार्च 20 को सवाल की रिक्वायरमेंट से मिला के पता चला कि इसका स्टे अभी तक पाकिस्तान में 2 साल और 4 महीने है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसका स्टे अभी तक 2 साल 4 महीने है। स्टे 3 साल से कम है। ये 2 शर्तें पूरी होगी। अब अगर ये फॉरेन इनकम को बाहर ही रखे तो माफ है, अगर पाकिस्तान में ले आए तो टैक्सेबल। During tax year 2022, his bank account in China was credited with 40,000 on account of rental income of China. चाइना में इसने रेंटल इनकम कमाई है, जिसमें से 40% पाकिस्तान में ले आया। तो आप बताएं पाकिस्तान के अंदर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉरेन सोर्स इनकम इसकी कितनी होगी? 4 4 बार 16, $16,000। तो $16,000 टैक्सेबल होगी या एग्जेम्प्ट होगी? टैक्सेबल होगी, क्योंकि इतनी उसने पाकिस्तान में मंगवा ली है। हमें कैसे पता चला ये वाली प्रोविजन लगनी थी? 2 बातों से। नंबर 1, एक वो नौकरी कर रहे यहां आके, और इससे मिला के इससे मिला के पता चला कि उसका स्टे अभी तक 3 साल से कम है। हाँ जी, डॉलर कहां से आया? तो CNY कर लो। पॉइंट नंबर बी, उमर जी बैठ से हाइब्रिड में कोई मसला ही नहीं है, ऐसे बस फ्यूचर से खेलना होता है, हमने लेट आके और क्या करना होता है, तो सादा सी बात है। ट्राई किया करें भी आप लोग ने। उमर पाकिस्तानी, इंशाल्लाह उमर पाकिस्तानी नेशनल, उमर एक पाकिस्तानी नेशनल है, केम इनटू पाकिस्तान ऑन 1 सितंबर 21। वो पाकिस्तान तशरीफ लाया 1 सितंबर 21 को, 1 सितंबर 21 को, 1 सितंबर 21 को। ओ, तो इस साल तो रेजिडेंट है, क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने और 6 महीने आगे, 6 जमा 4 10 महीने। 1 सितंबर को पाकिस्तान 20 साल यूएई रहने के बाद। तो बस जो बंदा मुसलसल 4 साल से नॉन रेजिडेंट है, जिस साल आके रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगला 1 साल इसकी फॉरेन इनकम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पैसा पाकिस्तान में लाए या ना लाए। तो आप इसका जवाब ऐसे देंगे, मैं तो कहूं आप इसको जवाब ही दे आइएगा। आप इसका जवाब ऐसे देंगे मेरे भाई,
क्वेश्चन 6 पार्ट बी का मैं बात कर रहा हूं, पेज 449 पे। आपको मैं वॉइस नोट भेज देता हूं, आप ऑनलाइन वाले रिकॉर्ड कर लें। आप इसका जवाब ऐसे देंगे कि a citizen of Pakistan, if he is not resident for any of the 4 tax years preceding the year in which he became resident, his foreign income will be exempt from tax in the year in which he became resident and the next year and the following year. As Mr. Umar came back after 20 years and he is resident in tax year 2022, so his foreign income will be exempt in tax year 2022 and 23. So AED 50,000 earned in 2022 is not chargeable to tax. एक लफ्ज और डाल के आने, घर जाके रजिस्टर पे बड़ा बड़ा करके लिखना है आने, irrespective of the fact that he has brought the money in Pakistan or not. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो पैसे पाकिस्तान लाए या ना लाए, पैसे पाकिस्तान लाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो पैसे पाकिस्तान लाने वाली प्रोविजन थी वो किसके लिए थी? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए थी, जिसका स्टे पाकिस्तान में 3 साल से कम है। आ जाए अगला भी चलें, साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट सी, सिद्रा इज अ पाकिस्तानी नेशनल, लेफ्ट पाकिस्तान। लोग व्हाट्सएप ग्रुप लेफ्ट करते हैं, इसने पाकिस्तानी लेफ्ट कर दिया, तो ऐसे समझ रहे ना पाकिस्तान बना हुआ है पूरा, लेफ्ट पाकिस्तान लिखा हुआ आ गया, लेफ्ट पाकिस्तान। तो लेफ्ट पाकिस्तान पाकिस्तान छोड़ के चली गई ऑन 1 जुलाई 2021, हमारे साल के पहले दिन 1 जुलाई 2021 को पाकिस्तान छोड़ के चली गई। कहती है मैं सिंगा में जाके पूर करूंगी, ठीक है, एट अ मंथली सैलरी ऑफ 10,000 मैं सिंगापुर में जाके नौकरी करूंगी। पाकिस्तान में मुझे नौकरी पसंद नहीं है, मैं उनकी जाके नौकरी करूंगी, ठीक है। हाउएवर ड्यू टू पर्सनल रीजंस, लेकिन फिर जब इधर मसले मसाइल शुरू हुए खानदान में, शी रिटर्न, वो पाकिस्तान वापस आ गई। व्हाट्सएप ग्रुप दोबारा ज्वाइन कर लिया, हमने कहा था छोड़ के ना जाओ, वापस आ गई। शी रिटर्न बैक टू पाकिस्तान ऑन 20 दिसंबर 2021, 20 दिसंबर 2021 को पाकिस्तान आ गई। याद रखिएगा ये रेजिडेंट है, क्योंकि दिसंबर के 11 दिन और जनवरी से जून 6 महीने, 6 महीने 11 दिन गिनने की भी जरूरत नहीं, मेरी तरफ से सुन लें, ये रेजिडेंट है। तो ये रेजिडेंट बन गई। जब ये रेजिडेंट बन गई तो सवाल ये है, इसमें अब वो 2 सिनेरियोज नहीं लग रहे कि ये 4 साल से बाहर के मुल्क थी, ये तो पाकिस्तान की थी। वो सिनेरियो भी नहीं लग रहा कि बाहर से पाकिस्तान नौकरी करने आई हुई है 3 साल के अंदर अंदर, ये तो अब वापस आ गई है 3 साल के, अब तो पता नहीं कितना अरसा इसने इधर ही रहने। अब वो वाला रूल है जो चैप्टर 7 में पढ़ा था, वो मैंने आपको एक हिंट दिया था कि हमारा बंदा बाहर के मुल्क में नौकरी करने जाएगा, हमारा बंदा, ये मैंने आपको हिंट दिया था। फॉरेन सैलरी ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल इज एग्जेम्प्ट, अगर वो टैक्स पे कर दे या वो सिटीजन हो, अगर वो टैक्स पे कर दे या वो सिटीजन हो और बाहर ही रहे। अब सिटीजन तो है लेकिन बाहर तो नहीं रही, वापस आ गई है। अब टैक्स पे करेगी तो माफ होगी फॉरेन सैलरी, टैक्स पे नहीं करेगी तो फॉरेन सैलरी माफ नहीं होगी। आप बताएं ये कौन सी वाली प्रोविजन है, इस पे चैप्टर 7 लगना है या चैप्टर नंबर 13 लगना है? चैप्टर 7। कैसे पता चला करेगा? सिद्रा ने बाहर के मुल्क में नौकरी की है। वो जो लोग होते हैं ना, वो पाकिस्तान नौकरी करने आए होते हैं 3 साल के लिए, तो यहां से पता चला करेगा। ये बेहतरीन सेक्शन है, इसने तीनों प्रोविजंस को रिवाइज करा दिया। इस बुनियाद के ऊपर हम जवाब दे के आएंगे। अब बताएं, वो सिटीजन तो है लेकिन साल के आखिर पाकिस्तान से बाहर तो नहीं है, तो ये तो कंफर्म हो गया ये वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अब एक और बेनिफिट अवेलेबल है कि अगर वो बाहर के मुल्क में टैक्स पे कर दे तो उसकी सैलरी माफ हो जाएगी। ये वाला बेनिफिट इसको दें या नहीं दें, क्योंकि उसने बताया नहीं कि बाहर के मुल्क में सैलरी पे की है या नहीं की। पैसे पाकिस्तान लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे बताएं उसने बाहर के मुल्क में टैक्स पे किया या नहीं पे किया, पढ़ के बताएं। अब थ्योरी के सवालों में मैंने आपको कहा था दोनों साइडें डिस्कस कराया करें। अब ये जो पॉइंट सी है 6 का, इसमें थ्योरी का सवाल है, उसने बताया नहीं बाहर के मुल्क में टैक्स पे किया या नहीं किया। इसमें हम दोनों साइडें डिस्कस करके आएंगे। दोनों साइडें क्या हैं वो सुन लें। अगर बाहर के मुल्क में टैक्स पे कर दिया है देन हर फॉरेन सैलरी विल बी एग्जेम्प्ट, और हाउएवर इफ शी हैड नॉट पेड फॉरेन टैक्स then her foreign salary
डिस्चार्जेबल टू। तो थ्योरी के सवाल में दोनों बातें डिस्कस कराया करें। वो तो न्यूमेरिकल होता है कि हमें दोनों में से एक साइड पे असम्पशन लेनी पड़ती है। जैसे मेडिकल फैसिलिटी के सवाल होते थे, मेडिकल फैसिलिटी एज पर टर्म है नॉट एज पर टर्म है, सवाल ने नहीं बताया हुआ। थ्योरी के सवाल में दोनों बातें बताया करें, एज पर टर्म है तो ये करो, नॉट एज पर टर्म है तो ये करो। लेकिन न्यूमेरिकल के अंदर आप एक साइड बस बताया करें कि भाई दोनों में से मैंने ये अज्यूम कर लिया। ओके, चलें आ जाए निकालें जी पेज 339। ये पढ़ें जरा पेज 334 पर, प्रेसिडेंट ऑनर, और इसका मतलब बताएं। अच्छा मोहतरम, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट साहब अगर किसी को कोई मेडल या अवार्ड दे दें, उसकी वजह से उसको हर महीने या हर साल घर में कोई अलाउंस आया करे, कैश अलाउंस, उसे घर में क्या आया करे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो ना वो देखा करेगा कि ये जो कैश अलाउंस आया है ये किसकी तरफ से आया। अगर वो प्रेसिडेंट की तरफ से आया है तो फिर ये चार्जेबल टू टैक्स नहीं है, ये माफ है। A cash allowance attached to any honor, award or medal given to a person by president of Pakistan shall be exempt from tax। लेकिन शर्त वही है, प्रेसिडेंट पाकिस्तान का होना चाहिए। बाहर के मुल्क का प्रेसिडेंट देगा फिर नहीं। आप बाहर जाके बड़ा अच्छा यो खेला है, बड़ा अच्छा लट्टू चला के आगे, जर्मनी के प्रेसिडेंट आपको हर महीने 5,000 रुपए भेज रहे हैं, वो फिर नहीं, फिर वो टैक्सेबल है। एक टांग पे खड़े रहे 1 घंटा, इस तरह की कोई हरकत बाहर के मुल्क में करके आगे तो फिर नहीं, कर्तव्य दिखाने के लिए। पॉइंट 2, कई दफा पाकिस्तान का प्रेसिडेंट आपको कैश अलाउंस नहीं देगा, वन टाइम कैश देगा। कैश अलाउंस तो होते हैं ना हर महीने हर साल, वन टाइम। कई दफा वन टाइम आपको पेमेंट करेगा, ये लो भाई 6 लाख रुपया, वो भी माफ है, उससे क्या फर्क पड़ता है। या आपको प्रेसिडेंट कोई हरकत करने पे हर साल पैसे दे, आ जाए, या प्रेसिडेंट आपको एक ही दफा पैसे दे, वो सारा का सारा माफ है। अच्छा जी, सेक्शन 47 पहले जरा कर लें। स्कॉलरशिप जो आपको स्कूल कॉलेज में मिलता है तालीम हासिल करने के लिए, या किसी की तरफ से भी आपको स्कॉलरशिप मिल गया तालीम हासिल करने के लिए, कोई भी आपको स्कॉलरशिप दे दे वो माफ है। एनी स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू अ पर्सन टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। लेकिन अगर स्कॉलरशिप देने वाला जो था आपका रिश्तेदार निकला, एसोसिएट होता है रिश्तेदार, आपका रिश्तेदार निकला, फिर वो माफ नहीं है। यानी प्रिंसिपल आपका चाचू निकला, आ जाए प्रिंसिपल आपका चाचू निकला, फिर वो स्कॉलरशिप माफ नहीं है। तो स्कॉलरशिप माफ है, लेकिन अगर स्कॉलरशिप माफ है, जल्दी कर लेना थोड़ा सा, दीवार के साथ ही बैठा करें लेट जल्दी आने वाले, क्योंकि आपको तो लेट आने वाले तो फिर लेट आने वाले हैं, इनको तो कोई नहीं पूछ सकता, कोई आपको ही हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो स्कॉलरशिप जो है वो माफ है आम हालात में, लेकिन अगर जानने वाले से मिले तो चार्जेबल टू टैक्स है। एसोसिएट की डेफिनेशन इंशाल्लाह अगला हमारा चैप्टर है, चैप्टर 5, तो उसमें हम पढ़ेंगे। सपोर्ट पेमेंट अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। रशीद ने शमसा को मजाक मजाक में 3 दफा का तलाक, तो उलमा तो फरमाते हैं मजाक में भी तलाक हो जाती है, और गुस्से में कह दिया तो भी तलाक हो जाती है। ये तो तलाक के मसाइल हैं, ये तो लोग सीखते हैं माशाल्लाह। अच्छा, देनी नहीं चाहिए, मतलब मसाइल तो बताने। सपोर्ट पेमेंट अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, तो उसने कहा ठीक है, तुम मरी तो मैं यूरोप, तुम मियाँ वाली तो मैं गुजरांवाला, तो बस ठीक है। अब लॉ मेकर कह रहे हैं अब शोहर जो बीवी को पैसे देगा जाते हुए, जैसे एम्प्लॉयर ने नहीं पैसे दिए थे एम्प्लॉय को गोल्डन हैंडशेक जाते हुए जान छुड़ाने के लिए, जिसको कहते हैं आप जान छुड़ाने के लिए, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पैसे दिए थे ना कि खुदा के लिए मेरी जान छोड़ो, एम्प्लॉय जा नहीं रहा था, उसने 1 करोड़ रुपया दे दिया, एम्प्लॉय चला गया। तो इसी तरह शोहर और बीवी की बात हुई, बात मुनासिब तो नहीं, लेकिन शोहर ने बीवी से जान छोड़ी, बीवी जान नहीं छोड़ी थी, शोहर ने कहा ठीक है आप 1 करोड़ रुपया पकड़े, प्लीज मेरी जान छोड़ें। करना तो नहीं चाहिए था उसको ऐसे, बस अल्लाह पूछे, चलें छोड़ें हम। एनी इनकम रिसीव्ड बाय स्पाउस एज अ सपोर्ट पेमेंट,
तो जो भी बीवी को पैसे मिले हैं एज अ सपोर्ट पेमेंट मदद के तौर पे अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, आज के बाद कम से कम 1 किलोमीटर हम दूर रहेंगे, टू लिव अपार्ट, शेल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ये एग्जेम्प्ट है टैक्स। लेकिन ऐसा स्पाउस का मतलब बीवी नहीं होता। अगर बीवी जो है वो बेनजीर जैसी है और जरदारी को कहे कि मैं तुम्हें, मतलब चल समझ गए, तो स्पाउस का मतलब दोनों तरफ होता है। लेट आके समझते हैं, बड़ा कारनामा हमारा है। पाकिस्तान की कोई कंपनी बाहर के मुल्क से लोन ले तो इंटरेस्ट इनकम कौन कमाएगा? पाकिस्तान की कंपनी बाहर के मुल्क से लोन ले, मिसाल के तौर पे आजकल हेलमेट बहुत चल रहा है, तो पाकिस्तान की कंपनी रॉयल फैन ने कहा कि हम जो है वो एसी वाले हेलमेट बनाना चाहते हैं। तो एसी वाले हेलमेट बनाने के लिए और हीटर वाले हेलमेट बनाने के लिए इन्होंने बाहर के मुल्क से, पीछे से वो दुम निकली होगी हेलमेट में, पीछे से पानी निकल रहा होगा जो एसी से निकलता है, तो पाकिस्तान की कंपनी ने बाहर के मुल्क से जाके बात की और बाहर के मुल्क को इस बात पे एग्री कराया कि बाहर के मुल्क वालों आप हमें लोन दो। अब इंटरेस्ट इनकम कौन कमाएगा? हाँ, तो इस सेक्शन का नाम है इंटरेस्ट इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट इंटरेस्ट कमाएगा। और भी बहुत से सेक्शन पढ़े थे इंटरेस्ट इनकम के, लेकिन ये सेक्शन है इंटरेस्ट इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेजिडेंट ड्यू टू लोन बोले गिवन टू एक्सेलेंट रेजिडेंट, ड्यू टू लोन गिवन टू रेजिडेंट, क्योंकि उसने पाकिस्तान में किसी को लोन दिया। बस ये बात जरा याद रहेगी ना तो नीचे सारी बातें समझ आएंगी। अगर थीम ही पता ना चली तो थीमा ही बनेगा घर जाके। क्या खाया कल? कीमा खाया? क्या खाया? आलू की भुजिया, पाई पाऊ, अच्छा आलू चीमा, आलू कीमा, आपने नहीं बताया भाई। चावल, माशाल्लाह। अच्छा जी, एक पाकिस्तान की कंपनी है, उसने लोन लिया है, बोर्ड से अप्रूवल करा के कुछ बॉन्ड्स उसने इशू किए हैं बाहर में अनजान लोगों को। अनरिलेटेड कौन लोग होते हैं? अनजान, रिलेटिव टाइप होते हैं ना, अनरिलेटेड लोगों से बाहर के मुल्क में लोन लिया, यूएस में। वैसे लोन को इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। लोन को कहां इस्तेमाल किया और इंटरेस्ट कहां पे किया है? बाहर के मुल्क। एज पर द exemption conditions, the interest received by the individual is exempt from tax because the parties are not associate। पहले हम शराइत पढ़ लेते हैं। तो पाकिस्तान की कंपनी अगर बाहर के लोगों से लोन ले ले तो बाहर के लोगों की इंटरेस्ट इनकम माफ है। हालांकि इंटरेस्ट इनकम पे हमने 15% टैक्स पढ़ा था फाइनल रजीम में, तो इंटरेस्ट इनकम माफ है अगर 4 शर्तें पूरी हों। नंबर 1, आपने जो लोन जिनसे लेना है वो आपके अनजान लोग हों, जानने वाले ना हो। यानी बता नहीं पता, बाहर के मुल्क में अनजान लोग ही होंगे, वहां कौन से हमारे खाला का पुत्र रह रहा होगा, रह रहा हुआ तो उससे ना लीजिएगा फिर। पॉइंट नंबर बी, लोन आपने वहां की बैंक से नहीं लेना, लोन आपने लेना है। बहुत कमाल इस सेक्शन के ऊपर सवाल बन सकते हैं, कभी आई के आपने बनाया नहीं, हम टेस्ट में बना के आपको दिखाएंगे। लोन आपने बाहर के मुल्क में आम लोगों से लिया है, बैंक से नहीं लिया, और लोन को आपने इस्तेमाल करना है पाकिस्तान में। तीसरी शर्त, इंटरेस्ट आपने उनके बाहर के अकाउंट में भेजना है। अगर कोई फॉरेनर बता दे कि मेरे पाकिस्तान के अकाउंट में इंटरेस्ट दे दो, या मेरा एक बंदा भेज रहा हूं पाकिस्तान में, उसे पैसे दे दो, फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट आपने उनको बाहर के मुल्क में भेजना है। और चौथी शर्त, ये सिक्योरिटी आपने बोर्ड से क्या करानी है? अप्रूव करानी है। तो सादा सी बात, रॉयल फैन को पैसों की जरूरत पड़ी, ये बाहर के मुल्क से जाके लोन ले ले, बाहर के मुल्क में जाके इंटरेस्ट पे कर दे, लोन को पाकिस्तान में इस्तेमाल कर ले और बोर्ड से अप्रूव करा ले। अगर ये 4 शर्तें पूरी होगी तो फौरन बंदे का इंटरेस्ट इनकम क्या हो जाएगी? माफ हो जाएगी। हाँ जी,
बिजनेस के लिए इस्तेमाल करना है, वरना नहीं। एनी इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट, इंटरेस्ट किसने रिसीव किया? नॉन रेजिडेंट। सिक्योरिटी इशूड का क्या मतलब होता है? सिक्योरिटी इशूड बाय, सिक्योरिटी इशू का मतलब होता है लोन रेज्ड। सिक्योरिटी इशू से मुराद वो सिक्योरिटी नहीं होती जो लोन की होती है, सिक्योरिटी होती है कोई डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। सिक्योरिटी से मुराद ये है, सिक्योरिटी ये वो नहीं होती जिसको आप कोलेटरल मेरे ख्याल से कहते हैं, वो वाली सिक्योरिटी नहीं। सिक्योरिटी से मुराद होता है डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। जाहिर बात है बाहर के मुल्क में जब आप लोन ले रहे हैं तो सबूत के तौर पे कोई सफा देंगे उनको, उस सफे का नाम क्या होता है? डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा। Any interest received by a non-resident on a security issued by a resident shall be exempt if the persons are not associates. शर्त क्या, बंदे क्या होने चाहिए? एसोसिएट नहीं होने चाहिए। सिक्योरिटी वाज वाइडली इशूड बाय रेजिडेंट पर्सन आउटसाइड। वाइडली इशूड का क्या मतलब है? आम लोगों से लोन लें, बैंक से ना लें, आम लोगों से। वाइडली इशूड मींस आम लोगों से, आम लोगों से लोन लें आउटसाइड पाकिस्तान फॉर रेजिंग अ लोन आउटसाइड। अच्छा, लोन भी बाहर ही लेना है, उनको इधर नहीं बुलाना लोगों को पाकिस्तान में, लोन भी बाहर ही लेना है। लेकिन अगली बात है लोन इज यूज्ड इन बिजनेस इन, लोन बाहर लें, इस्तेमाल कहां करें? पाकिस्तान में। इंटरेस्ट कहां पे करें? लेकिन बाहर के मुल्क में। और सिक्योरिटी किससे प्रूव कराएं? उर्दू में पढ़ा हूं मैं, देखते रहे जरा साथ साथ। एक रेजिडेंट कंपनी थी, उसने लोन लिया है बोर्ड से अप्रूव करा के बॉन्ड्स को, अनजान लोगों से लोन लिया है यूएस में। लोन वैसे यूज पाकिस्तान में किया है और इंटरेस्ट कहां पे किया है? बाहर के मुल्क में, पाकिस्तान। इंटरेस्ट बाहर के मुल्क में पे किया है। एक कंडीशंस पूरी होगी, अल्लाह का शुक्र है। द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल्स इज exempt फ्रॉम टैक्स बिकॉज पार्टीज आर नॉट, बॉन्ड्स वर इशूड आउटसाइड एंड इंटरेस्ट इज पेड अब्रॉड एंड सिक्योरिटी इज अप्रूव्ड बाय बोर्ड। तो ये एक सॉर्ट ऑफ सिनेरियो बेस्ड सवाल लिखने का तरीका भी होता है कि चारों कंडीशंस आपने बता दी, ये पूरी हो रही हैं, इसलिए इंटरेस्ट इनकम उनकी बोले क्या हो गई? माफ हो गई। आए सेक्शन 49। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट की इनकम, ये नंबर 1 हो गई। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। यहां पे लफ्ज हम लिख देते हैं की, काफ, ये की उर्दू वाला होता है ना वो। इनकी इनकम्स माफ हैं, बोले। जाहिरी बात है फेडरल गवर्नमेंट की इनकम्स तो माफ है ना, फेडरल गवर्नमेंट ने तो टैक्स नहीं किसी को देना, गवर्नमेंट्स ने तो किसी को टैक्स नहीं देना। फेडरल गवर्नमेंट की इनकम माफ है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इनकम माफ है और लोकल गवर्नमेंट की इनकम माफ है। लोकल होती हैं ऐसे ये नाजिम टाइप की हुकूमतें होती हैं। द इनकम ऑफ फेडरल गवर्नमेंट शेल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। फेडरल गवर्नमेंट जो मर्जी कमाए, पाकिस्तान कोई टैक्स नहीं लगाएगा उस पर। नहीं मिला पेज, पेज नहीं मिला, इसको ढूंढ दो। The income of federal government shall be exempt from tax, and the income of provincial or local government in Pakistan shall also be exempt from tax. यानी पिछले फिक्रे की कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा था, जरा पढ़ने में मजा आता है। Shall also be exempt from tax. फेडरल गवर्नमेंट की इनकम भी माफ है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इनकम भी माफ है, लोकल गवर्नमेंट की इनकम भी माफ है, माफ 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 माफ। लेकिन अगर सूबा अपने सूबे से बाहर जाके दूसरे सूबे में बिजनेस इनकम कमाए तो वो टैक्सेबल है। इसलिए हमने कंपनी की डेफिनेशन में पढ़ा था प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कभी कभी टैक्स देना पड़ता है, लेकिन सिर्फ बिजनेस इनकम पे। कैपिटल गेन प्रॉपर्टी कमाए फिर नहीं। सूबा अपने सूबे से बाहर जाके दूसरे सूबे में क्या कमाए? बिजनेस इनकम। तो फिर क्या सजा मिले, क्या सजा मिलेगी उसको? उसको अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस पे टैक्स देना पड़ेगा। और किन रेट्स पे? टेबल 1 2 पे नहीं, वो कंपनीज के टैक्स रेट हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, पता नहीं 29% है, 30% है, जो भी है। हाउएवर इनकम फ्रॉम बिजनेस डिराइव्ड बाय, बोले सूबा, डिराइव्ड बाय सूबा और लोकल गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड इट्स सूबा इज चार्जेबल टू टैक्स।
दुनिया वालों ध्यान से सुन लो, हाइब्रिड में सेकंड हो रहा है, अटेंटिव हो सही तरह में। दुनिया वालों, गवर्नमेंट को पेमेंट्स करते हुए टैक्स ना काटना। एनी पर्सन मेकिंग पेमेंट टू गवर्नमेंट शैल नॉट काट टैक्स। गवर्नमेंट के टैक्स ना काटने बैठ जाना। यानी आप जैसा कोई कहे मैं गवर्नमेंट को टैक्स देने जा रहा हूं, ये गवर्नमेंट की भी तो इनकम है, चलो इसमें से कुछ काट लेते हैं, जो पेड फिर घर लेके आना है बाकी बाकी टैक्स। यानी पेएबल टू गवर्नमेंट न्यूमेरिकल में निकला 6 लाख। आप कहो 6 लाख तो गवर्नमेंट ने कमा लिया ना मेरी तरफ से, तो इस पर भी कुछ टैक्स लगना चाहिए। 6 लाख पे आपने 2 लाख खुद ही टैक्स लगाया और 2 लाख वापस ले आए, 4 लाख गवर्नमेंट को देके आ गए। क्या गवर्नमेंट को पेमेंट्स करते हुए टैक्स काटते हैं लोग दुनिया में? नहीं नहीं, गवर्नमेंट को पेमेंट करते हुए टैक्स नहीं काटना। असल में काटते काटते लोगों को आदत पड़ जाती है ना हर जगह काटने की, तो इधर भी जाके कहते हैं हमने काटना है, गवर्नमेंट कहती है इधर नहीं, मैं नहीं काटने दूंगी। तो गवर्नमेंट को काटना है नहीं काटना, गवर्नमेंट का टैक्स नहीं काटना। अजीब कॉन्सेप्ट देते हैं, सही कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करें अपनी, गवर्नमेंट का टैक्स नहीं काटना। तो उर्दू में छोटा सा लिख लें, गवर्नमेंट को कोई भी पेमेंट करते हुए टैक्स नहीं काटना। आगे ये ना लिख लीजिएगा मैं तो काटूंगा, गवर्नमेंट को कोई भी पेमेंट करते हुए टैक्स नहीं काटना। पॉइंट 4। अच्छा भाई एक बात है जो समझने वाली है, चाहे फेडरल गवर्नमेंट है चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, अगर ये कंपनी बनाकर इनकम कमाए फिर टैक्सेबल है। हाँ, फेडरल गवर्नमेंट खुद 1000 कारोबार करे, जहां मर्जी पंगे ले, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने सूबे में जो मर्जी करे, लेकिन अगर आप कंपनी बना के कारोबार कर रहे हैं ना, तो फिर कहते कोई नहीं छूट नहीं। फिर मुझे नहीं पता कि कंपनी को 100% गवर्नमेंट ने ओन किया हुआ है, कहते चाहे कंपनी को 100% गवर्नमेंट ने ओन किया हो, हत्ता के हमने पढ़ा था कि कंपनी को अगर 100% गवर्नमेंट ने ओन किया हुआ है तो वो, जल्दी बैठो, क्या वो चलान हो गया था हैं? सच्ची सच्ची बताओ, या वैसे ही लेट हो गए थे? चलान हो गया था तो राइट वाला हाथ खड़ा करो, वैसे ही लेट हो गए थे तो लेफ्ट वाला। अच्छा, वैसे ही लेट हो गए थे। exemption shall not be available in case कॉरपोरेशन और कंपनी इज एस्टेब्लिश्ड बाय फेडरल लॉ। अगर तुम लोग कंपनी बना लो ना तो फिर तुम्हें एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है। कॉरपोरेशन, कंपनी सेट अप, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वही बात दोबारा लिखी है। लोगों ने कहा वैसे ये तो ज्यादती है कि कंपनी 100% ओन गवर्नमेंट कर रही है उसको, ये तो गवर्नमेंट की कंपनी है, इसकी इनकम तो माफ होनी चाहिए। लॉ मेकर ने कहा ऐसी बातें ना करो, इस तरह की बोंगियां ना मारो, द अबव रूल अप्लाइज। कहते हैं ऊपर वाला रूल लगेगा, मैं तो नहीं हिलूंगा अपनी बात से, ऊपर वाला रूल लगेगा। इग्नोरिंग द फैक्ट दैट अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ इनकम रिजाइड्स विद द फेडरल, और इस बात को इग्नोर कर दो कि अल्टीमेटली ये पैसा तो सारा किसके पास जा रहा है? गवर्नमेंट के पास ही जा रहा है। देखें, कंपनी बनाई गवर्नमेंट ने, अब कंपनी जब टैक्स देगी तो टैक्स गवर्नमेंट को ही देगी ना, तो वो टैक्स दोबारा गवर्नमेंट के पास ही चला गया। गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, तो लोग कहते थे ये क्या बात हुई? लॉ मेकर कहते मुझे नहीं पता, ये बात है तो है। कहते ये लॉजिक्स मैं नहीं सुनूंगा कि तुम लोग कह रहे हो अल्टीमेट तो पैसा दोबारा घूम के गवर्नमेंट के पास ही आ रहा है, तो ये क्या बात हुई? कहते भाई ये बात है तो है। अबव रूल अप्लाई, लोगों की बातें इग्नोर करना। क्या क्या बात कर रहे हो, कर लो एक दफा, पूरी नहीं हो रही बात। द अबव रूल अप्लाई, ऊपर वाला रूल अप्लाई होगा, इग्नोर कर दो इस बात को कि अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ इनकम रिजाइड्स विद द फेडरल गवर्नमेंट। इस बात का मतलब लिखें, ऊपर वाला रूल लगाएं और ये इग्नोर करें कि अल्टीमेटली तो टैक्स के पैसे भी गवर्नमेंट के पास ही जा रहे हैं। ऊपर वाला रूल लगाएं और ये इग्नोर करें कि अल्टीमेटली तो पैसे गवर्नमेंट के पास ही जा रहे हैं।
बस गवर्नमेंट 100% किसी को बनाए या 100% किसी के शेयर ले ले, दोनों सूरतों में यही होगा। फिर नहीं 100% शेयर जब ले, तो अगर कंपनी इस तरह की हो कि उसको गवर्नमेंट ने 100% ओन किया हुआ है, तो फिर ऐसी सूरत में उसे क्या करना पड़ेगा, बोलें? टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। आए सेक्शन 53 में। सेक्शन 53, अच्छा जी भाई, ये हाइब्रिड में ना 9:15 से 9:30 की रिकॉर्डिंग चेक करनी है, आखिरी 2 रोज में से आवाजें आ रही हैं, ठीक है? ये जरा रिकॉर्डिंग चेक करके मुझे बताएं कौन बोल रहा है, स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करें। 9:15 से 9:30 की रिकॉर्डिंग जरा निकलवाइए। सेक्शन 53 जी में क्लास हो रही होती है, बातें करी होती है, इतनी भी नहीं शर्म नहीं तो लोग पढ़े हैं। द इनकम्स और पर्संस स्पेसिफाइड इन द इनकम्स और persons specified in the second schedule shall be exempt from tax। सेकेंड शेड्यूल हमने पढ़ा था। सेकेंड शेड्यूल जो है वो असल में आज तक आपको मैंने नाम से नहीं पढ़ाया। सेकेंड शेड्यूल सबसे ज्यादा हमने पढ़ा था सैलरी के चैप्टर में। सैलरी के चैप्टर में बहुत सी चीजें माफ थी, आपको याद होगा, मेडिकल रीइंबर्समेंट एज पर टर्म्स माफ थी, मेडिकल अलाउंस बेसिक सैलरी के 10% तक माफ था, और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के पैसे रिटायरमेंट के टाइम पे मिले थे, वो माफ थे, बहुत सी चीजें माफ थी। तो इनकम्स एंड पर्सन स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल शेल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। मिसाल इसकी लिख लें। मिसाल, एक तो चैप्टर 13 की एग्जेम्पशंस है ना, एक वो एग्जेम्पशंस है जो हमने सैलरी के चैप्टर में पढ़ी थी। अच्छा, मिसाल के तौर पे इनकम्स कौन सी माफ होती हैं या बंदे कौन से माफ होते हैं, इसकी मिसाल लिखना शुरू कर दें। एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इसकी पहली मिसाल आप लिख लें, यानी कि मेडिकल फैसिलिटी एज पर टर्म्स। अच्छा, चैप्टर 4 में जाके जरा देखें, मुझे बताएं डिविडेंड के लिए लोअर रेट लगा हुआ है, वो जरा जाके देखें। डिविडेंड के लिए 15% से कम रेट है किसी के लिए, जरा देखें। 7.5% है, जरा जाके देखें। पेज नंबर बताएं, पेज नंबर 52। पेज 52 पे जाके देख लें डिविडेंड का कितने परसेंट रेट है। 15% की बजाय 7 सबके लिए या कुछ लोगों के लिए? कुछ लोगों के लिए। चलें छोड़ें, वापस आ जाए। ये भी एक मिसाल होगी। इसको क्या कहते हैं? चार्ज एट अलाउड अ रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी। ये तो चैप्टर 6 भरा पड़ा है। अलाउड अ रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी, तो इसको टैक्स क्रेडिट भी कहते हैं। तो सेकंड शेड्यूल एक कानून, एक शेड्यूल है। फर्स्ट और थर्ड किसी को पता है कौन सा शेड्यूल है? फर्स्ट और थर्ड, फिर मैं बताता हूं सेकंड कौन सा है। फर्स्ट शेड्यूल है टेबल 1 और 2। थर्ड शेड्यूल है डेप्रिसिएशन के रेट्स। जरा डेप्रिसिएशन के रेट्स के ऊपर मैंने आपको, किसी को याद है, लिखवाया हुआ था थर्ड शेड्यूल। चलें, याद नहीं होगा कोई मसला नहीं। डेप्रिसिएशन के रेट्स कौन सा शेड्यूल है? और सेकंड शेड्यूल क्या करता है? सेकंड शेड्यूल में बोले 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1, या तो ये इनकम्स ही माफ कर देते हैं, बोले आगे, या लोअर रेट लगवा देता है, या टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करवा देता है, या सेकंड शेड्यूल कहता है लॉ की फला प्रोविजन फला। ये आखिरी रो में क्या है? दोनों के पास एक बुक है, एक बुक है दोनों के पास, ये तो नहीं मुनासिब ना। जिसकी है वो अपने पास रखें बस। अच्छा, पॉइंट नंबर डी, exempted from operation of any of the provision of this law। इस बात का उर्दू में मतलब यह है, कभी कभी लॉ किसी बंदे को कह देता है कि तुम्हारे पे फला कानून नहीं लगता। कभी कभी लॉ किसी बंदे को कह देता है कि तुम्हारे पे फला कानून नहीं लगता। इसकी मिसाल जाके देखें जरा, सेक्शन 37A में। सेक्शन 37A खोलें जरा, इसकी मिसाल जाके देखें कि सेक्शन 37A किन लोगों पे नहीं लगता, किन लोगों को छूट है। जरा ओ भाई को तो याद है, कहते हैं बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं लगता सेक्शन 37A। जाके खोल के देखें पेज नंबर क्या,
4। ओके, इस लाइन का मतलब बताएं। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस लॉ, किसी बंदे पे लॉ की फला प्रोविजन नहीं लगेगी, उसको लॉ की फला प्रोविजन लगने से क्या दे दी गई है, छूट दे दी गई है। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस लॉ। डन। तो सेकेंड शेड्यूल में चार करेक्टरिस्टिक्स हैं, या तो ये इनकम माफ कर सकते हैं बोले, या रेट लोअर लगा सकते हैं, या टैक्स लाइबिलिटी, या हाँ कुछ लोगों को छूट दे सकते हैं कि तुम्हारे पे लॉ की फलां प्रोविजन लगती है। अच्छा, वैसे वो कह रहे हैं कि जब कोई इनकम माफ होती है तो याद रखना उसे टोटल इनकम में ऐड कर देना, या हम भी करते होते हैं लेकिन एंड पे माइनस भी कर देते हैं ना। जब कोई इनकम माफ हो इसको टोटल इनकम में ऐड कर देना। हाउएवर नो टैक्स शैल बी पेड ऑन इट, लेकिन याद रखना इस पे टैक्स पे ना करना। याद है आप लोगों को टोटल इनकम में हम ऐड करते थे पहले, तो कोई भी इनकम माफ है तो उसको याद रखिएगा टोटल इनकम में ऐड जरूर करना है, लेकिन ऐड करके बाद में क्या कर देने, लेस, क्योंकि इसमें हमने क्या पे नहीं करना होता, टैक्स पे नहीं करना होता। अच्छा जी, फेडरल गवर्नमेंट या बोर्ड पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर से इजाजत लेके बदल सकता है सेकंड शेड्यूल को। कौन बदल सकता है सेकंड शेड्यूल को, फेडरल गवर्नमेंट या बोर्ड। किसकी इजाजत से, फेडरल मिनिस्टर की इजाजत से बदल सकता है सेकंड शेड्यूल को, बाय एडिंग, कोई चीज डाल दे, बाय ओमिटिंग, कोई चीज निकाल दे, और बाय चेंजिंग एनी क्लॉज और कंडीशन, कोई क्लॉज बदल दे या कोई कंडीशन बदल दे। जैसे रेट 7.5% है, कुछ के लिए 7% कर दें। कौन, फेडरल गवर्नमेंट या बोर्ड। किसकी इजाजत से, फेडरल मिनिस्टर की इजाजत से। क्या कर सकता है, अमेंड द सेकंड शेड्यूल। अगली दो लाइनें जरा छोड़ें। द फेडरल गवर्नमेंट शेल प्लेस बिफोर द नेशनल असेंबली। फेडरल गवर्नमेंट ये करने के बाद किसको बताएगा कि मैंने चेंजेस कर दिए हैं। द फेडरल गवर्नमेंट शेल प्लेस बिफोर द नेशनल असेंबली ऑल अमेंडमेंट्स मेड बाय इट इन द सेकंड शेड्यूल इन अ फाइनेंशियल ईयर। ये तो बहुत जरूरी होता है, गवर्नमेंट को जाके बताना जरूरी होता है कि गवर्नमेंट मैंने नेशनल असेंबली को बताना जरूरी होता है, नेशनल असेंबली मैंने ये चेंजेस कर दी हैं, मैं आपको बताने आया हूं। तो फेडरल गवर्नमेंट shall place before the national assembly all amendments made by it in the second schedule in a financial year. अच्छा जी, जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई हैं ये असर डालेंगी किसी भी साल पे। जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई हैं ये असर डालेंगी किसी भी साल पे, चाहे वो शुरू हो रहा हो किसी भी डेट को, चाहे पहले का शुरू हो चुका हो या बाद में शुरू होना हो उस साल से जिस साल में वो नोटिफिकेशन आया है। थोड़ा सा इंग्लिश के एतबार से ये फिक्रा याद करने के लिए आपको टफ टाइम देगा ये वाला। ये हमारा ईयर है 2026, इसको मैं कहूंगा फाइनेंशियल ईयर, गवर्नमेंट का साल, और ये खत्म हो रहे 30 जून 26 को। ऑल अमेंडमेंट्स विल इफेक्ट एनी ईयर। अमेंडमेंट्स किसी भी साल को असर डाल देंगी। ऑल अमेंडमेंट्स विल इफेक्ट एनी ईयर, अमेंडमेंट्स किसी भी साल पे असर डाल देंगी।
बिगिनिंग ऑन एनी डेट, वो साल जब मर्जी शुरू हो रहा हो, बिगिनिंग ऑन एनी डेट बिफोर द ईयर इन विच फर्ज करें नोटिफिकेशन जहां आया, नोटिफिकेशन जहां आया, इससे पुराने साल पे भी असर डाल सकती है और आफ्टर या इसके बाद वाले सालों पे भी असर डाल सकती है। यानी बैक से भी अमेंडमेंट हो सकती है। बैक से अमेंडमेंट करना वैसे अच्छी बात नहीं है, इसको बुरा लॉ कहते हैं, बैक से अमेंडमेंट तो नहीं होनी चाहिए। तो पुराने सालों पे भी असर डाल सकती हैं, यानी आईकैप कहते हैं जी बैक से हमारा रूल ये बन गया कि 60 नंबर वाला पास होगा। अब जो 50 से 60 वाले में पास हुए थे उनको भी फेल करके आगे लीजिए, जो आप लोग भी फेल हो गए हो। ये होता है बैक से लॉ बदलना कि एफबीआर आज कहे यार 3 साल पुरानी एग्रीकल्चर इनकम भी टैक्सेबल है, आपको 3 साल से इसका हम टैक्स नहीं दे रहे, आप टैक्स दें 3 साल का इकट्ठा। हाँ, बदल दिया हमने लॉ। ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हो सकता है। पढ़े, ऑल द अमेंडमेंट्स विल अफेक्ट एनी ईयर बिगिनिंग ऑन एनी डेट। बस बात ही खत्म होगी, खुली खुली उसने लंबी छोड़ी है। ऑल अमेंडमेंट्स will affect any year beginning on any date before the commencement of financial year in which notification is issued। commencement of financial year से पहले वाला साल हो जिसमें नोटिफिकेशन इशू हुआ है। नोटिफिकेशन तो इस साल इशू हुआ, नोटिफिकेशन इस साल इशू हुआ, लेकिन ये पुराने साल पे भी असर डाल सकती हैं और बाद वाले सालों पे भी असर डाल सकती हैं। कर ले नोट। अच्छा मोहतरम, अब मैं एक न्यूमेरिकल करवाने लगा हूं, लेकिन वो ऐसी बस जरा रिवीजन के लिए करवाना है, 10-15 मिनट में करवाना है, तो उसको आप लोगों ने साथ साथ नोट नहीं करना, बस उसकी तस्वीर खींच लीजिएगा। निकालें चैप्टर 18, पेज नंबर 469, पेज नंबर 469। ऑन यकम जुलाई 20/0 हमारे साल के पहले दिन, ये ना 2020 होगा, तो यकम जुलाई 20 समझ लें, तो एंड कब होगा? 30 जून 21। कब एंड होगा? यकम जुलाई 2020 होगा, तो ये एंड कब होगा? ये 30 जून 21। दो 30 जून 21। और ये शुरू कब हुआ है? यकम जुलाई 20। Tahir commenced a business of selling garments. Income statement is as follows: sale, cost of sale, gross profit, admin, financial charge, other income, profit before tax। तो कोई मसला नहीं था अभी तक हमें नजर आया जी। वर्किंग वन, इनकम फ्रॉम बिजनेस जी, बता प्रॉफिट बताएं बिफोर टैक्स। 1057। ऐसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनाने के लिए आसान सा न्यूमेरिकल कर रहे हैं, 10-12 मिनट ज़ाया होंगे। हमारे साल के शुरू होने के, मैंने क्या नोट नहीं करना, तस्वीर खींच लीजिएगा, नहीं तो फिर समझ नहीं सकेंगे फिर आप। हमारे साल के शुरू होने के 15 दिन बाद हमने एक पुरानी मशीनरी खरीदी है चाइना से। कोई नहीं, इनिशियल अलाउंस मिलेगा, कोई मसला नहीं, क्योंकि चाइना से खरीदी है पुरानी मशीनरी ना, अगर पाकिस्तान से खरीदी होती फिर ना मिलता। हमने एक पुरानी मशीनरी खरीदी है चाइना से जिसकी 15 लाख की है। इसके ऊपर 15% डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर दी है पूरा साल और कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दिया है। मतलब ये कि अकाउंटिंग वाले सारे ऐसा कह सकते थे कि इनको 11/12 कर लें या 11.5 मंथ्स डिवाइड बाय 12 कर लें, लेकिन कहता है अकाउंटिंग वाले सर ने ना पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करवा दी है 15% पे। चलो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तो उल्टाए ना, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन किस में पड़ी हुई है? कॉस्ट ऑफ सेल में। उल्टवाएं जी, कैलकुलेटर पकड़ें। अकाउंटिंग में सिर्फ कैलकुलेशंस है, कोई नोट करने वाली बात होती मैं जरूर आपको अलाउ करता, कैलकुलेशंस करवाएं।
15 लाख मल्टीप्लाइड बाय 15%, 225। आज मैं एडलेस साथ साथ कर रहा हूं, एडलेस साथ साथ भी कर सकते हैं। इसकी जगह टैक्स वाले क्या माइनस करने देंगे? इनिशियल अलाउंस और टैक्स डेप्रिसिएशन। उसके लिए मैं खोल रहा हूं वर्किंग नंबर 2। आज का सवाल आसान है, कॉस्ट निकालनी नहीं पड़ी, कॉस्ट अवेलेबल है। कल तो पता नहीं इंस्टॉलेशन डालनी पड़ी थी और पता नहीं क्या क्या करना पड़ा था। तो कॉस्ट क्या जी मशीन की? 1500। इनिशियल अलाउंस का रेट किसी को याद हो? 300। किसी को कैलकुलेटर्स पकड़े, किसी को डेप्रिसिएशन का रेट याद हो? डेप्रिसिएशन का 169। भाई मैं लेक्चर अपलोड करवा दूंगा, आप लोग फिर नोट कर लीजिएगा तसल्ली से। अभी प्लीज कैलकुलेटर बस साथ में पकड़े। डब्ल्यूडीवी का क्या करना है? चार्ट डालना है, इससे इसकी बेस पे अगले साल की डिविजन निकलनी है, मुझे नहीं चाहिए। अब टैक्स वाले बताएं क्या माइनस करने देंगे? इनिशियल अलाउंस और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन। तो कर ले माइनस, लेस इनिशियल अलाउंस कितना, और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन 169। तो अकाउंटिंग डिविजन उल्टा के टैक्स वालों की डिविजन माइनस कर दी। चले आगे। एडमिन सेलिंग में पड़ा हुआ है सॉफ्टवेयर। भाई सॉफ्टवेयर पड़ा होना चाहिए या उसकी अमोर्टाइजेशन पड़ी होनी चाहिए? ये जो पेड का मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है पूरी कॉस्ट पड़ी हुई है, कॉस्ट नहीं पड़ी होनी चाहिए थी। इसको उल्टा के इसकी अमोर्टाइजेशन माइनस कर दे। 10 साल यूज होने, 10 साल। ये कैलकुलेटर इनको दे दें और किताब क्या। अच्छा उल्टा दें, ऐड करें, ऐड करें, ऐड करें। ऐड क्या करेंगे? कॉस्ट और लेस अमोर्टाइजेशन। 975 डिवाइडेड बाय 10। अच्छा मुझे बताएं, वो नंबर ऑफ डेज बेस पे नहीं करना है पोर्शन? असल में उसने बताया नहीं ना किस दिन खरीदा है, इस तरह ना बोला करें। क्या पहले का क्या क्या बोल रहे थे आप लोग? ठहरो, नहीं, बोले ना, बोले क्या बोल रहे थे? पहले का क्या? ओ भाई इस साल खरीदा है जी। पहले का एडमिन एंड सेलिंग में तभी जा सकते हैं ना जब इस साल खरीदा हो। अगर पिछले साल खरीदा था तो फिर तो नहीं एडमिन सेलिंग में गया होगा। आपको पता है कि गलती से आप लोगों ने माशाल्लाह इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग भी पढ़ी हुई है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का टॉपिक पढ़ा हुआ है। तो आप बताएं ये गलती अकाउंटेंट से कब होती थी? कि गलती से एसेट एक्सपेंसेस में चला जाता था। ये गलती कब होती थी अकाउंटेंट से? खरीदने के 15 साल बाद होती थी गलती, या खरीदने वाले साल में होती थी? पहले का पता नहीं क्या, अब इतना वो प्रेशर ले लिया, बोल भी नहीं रहे क्या बोला था पहले। तो आप लोगों ने बोला था, मुझे लग रहा है कि पहले का कहां खरीदा हुआ है। सवाल कह रहे हैं इस साल खरीदा है, तो कॉस्ट को उल्टा के उसकी क्या माइनस कर दें? अमोर्टाइजेशन माइनस कर दें। अच्छा इनटेंजिबल्स में याद रखिएगा कि आपने अमोर्टाइजेशन शुरू करनी होती है जब अवेलेबल फॉर यूज है, लेकिन जो डेप्रिसिएशन है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो आपने तब से डेप्रिशिएट करना होता है जब यूज शुरू हुआ। जब क्या शुरू हुआ? यूज शुरू हुआ। और इंटेंजिबल्स में कब से करनी होती है? जब अवेलेबल फॉर यूज है। क्योंकि डेप्रिसिएशन के सेक्शन में देखिएगा लफ्ज लिखा हुआ है यूज्ड, यूज करें तो डेप्रिशिएट करें। ये सी थोड़ा सा फर्क है। अकाउंटिंग की क्लास में तो वैसे दोनों में ही अवेलेबल फॉर यूज से होती है। ये फिजिबिलिटी स्टडी किसकी डेफिनेशन में फॉल करती है? डेप्रिशिएबल एसेट की डेफिनेशन में फॉल करती है या प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर की? कल क्या पढ़ा था? प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर पूरा माइनस करने की इजाजत है या 20% इसका? आज ज्यादा मजा आएगा, कल मजा नहीं आया था इतना। आज इसको उल्टाकर इसका 20% माइनस करेंगे। मुझे कैसे पता चला इस पूरे को उल्टाना है? देखें, एडमिन और सेलिंग के खर्चों में ओए ये तो पूरी कॉस्ट हो गई, हालांकि इसका 20% बढ़ाना चाहिए था। इंक्लूड के एडमिन सेलिंग में ओए बोले मैं कॉस्ट बोलने को कह रहा हूं। एडमिन और सेलिंग में पड़ी क्या है? कॉस्ट कितनी? एडमिन और सेलिंग में पूरा 2.5 लाख पड़ा होना चाहिए या इसकी अमोर्टाइजेशन? इसको क्या करें अब? टाइम जरा, टाइम कॉस्ट उल्टाएं कितनी? इसकी जगह क्या माइनस करें?
अमोर्टाइजेशन डिडक्शन कितनी 250 इंटू 20% इज इक्वल टू 50। ओके, ताहिर ने अपने भाई को तनख्वाह दी है जो फाइनेंशियल मैटर्स देख रहा है। सही माइनस हुआ, बस पढ़ा रहने दे, कोई मसला नहीं। कहीं लिखा तो नहीं हुआ कि कैश में पे कर दिया है? 32,000 से ऊपर तो है ना, 32,000 से ऊपर है, कैश में तो नहीं लिखा हुआ पे कर दिया? नहीं, बोले नहीं, फिर क्या मसला? माइनस हुई है तनख्वाह, माइनस हुई रहने दे। लेस क्या कहते हैं आप लोग? ब्रो कहते हैं, भाई कहते हैं? ब्रो का, ब्रो ना क्या करें, भाई का करें, ब्रो, भाईजान। तो ब्रो की सैलरी है, माइनस हुई है तो हुई रहने दें, दोबारा माइनस कर दें। मोबाइल है आपके पास? फाइनेंशियल चार्जेस इंक्लूड 80,000 व्हीकल जो लीज पे ली है, लीज वाली के फाइनेंशियल चार्जेस या इंटरेस्ट नहीं माइनस करने की इजाजत। कॉस्ट गाड़ी की 13 लाख है, वो तो कहीं शामिल नहीं है। अकाउंटिंग वालों की डिप्रिसिएशन शामिल है एडमिन सेलिंग में, उसकी जगह टैक्स वाले क्या माइनस करने देंगे? लीज रेंटल, वो कहीं भी नहीं पड़ा हुआ, वो कहीं भी नहीं पड़ा हुआ। तो क्या करें? अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट उल्टा के लीज रेंटल क्या कर दें? माइनस कर दें। उल्टाएं अकाउंटिंग वालों की और इंटरेस्ट, और माइनस क्या कर दें? टैक्स वाले क्या माइनस करने देते हैं? रेंटल। लेकिन कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में आप पढ़ेंगे अकाउंटिंग वाले क्या माइनस करते हैं? डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट, उसको उल्टा दें। 80 380 मैंने कहा शायद मैं इधर खड़ा हूं, आप कह रहे हो उधर जाएं, आप अगली डिस्प्ले में कराएं, मुझे ये लगा आपने ऐसे किया ना, मैंने कहा अच्छा ये लो। ओके, गाड़ी के रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पड़े हुए हैं 295 के। गाड़ी 20% घर में इस्तेमाल हो रही है। अच्छा भाई ये याद रखिएगा, ये सैलरी का चैप्टर नहीं है, ये बिजनेस का चैप्टर है। तो बिजनेसमैन अपने लिए गाड़ी इस्तेमाल करे 20%, तो बाकी 80% तो बिजनेस में इस्तेमाल हो रही है। आप बताएं कि सेक्शन 21 में हमने पढ़ा था पर्सनल एक्सपेंडिचर माइनस करने की इजाजत नहीं। अब सैलरी के चैप्टर की बातें ना सोचें, आप बिजनेसमैन है, थोड़ा सा बाहर आ जाए, हम नौकरी नहीं कर रहे, अब आपका कारोबार है अपना। तो आपने गाड़ी को 20% बिजनेस में इस्तेमाल किया, ये 20% खर्चा अलाउड होगा, नॉट अलाउड होगा? नॉट अलाउड। अगर 80% देता तो उसके साथ लिखा होता 80% बिजनेस में यूज हुआ है, तो बता दें कितना घर में इस्तेमाल हुआ है, तो 20% डिसअलाउ कर दें। और सेक्शन 21 में पढ़ा था ना, पर्सनल एक्सपेंडिचर माइनस करने की इजाजत नहीं है। ये घर का खर्चा है या बिजनेस का? घर का। ऐड कर दें पर्सनल एक्सपेंडिचर 20% ऑफ 29 घर के खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। मैं आप लोग असल में आप लोगों को मैंने बताया था छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं, 15-20 मिनट में हो जाते हैं, और आप लोग चीजें आती हो तो मसला ही नहीं, ना आती हो तो मसला ही मसला। तो हाइब्रिड में तो नींदें पूरी होने लगी हैं लास्ट रो सेकंड लास्ट रो में। नोट करें आप दोनों, अगर इस तरह नहीं चल रहा गुजारा तो। अच्छा जी भाई, प्रोविजंस माइनस नहीं करने, नहीं नोट करने नहीं लग जाना, मतलब ये कि प्रोविजंस माइनस करने की इजाजत नहीं है। टैक्स वाले क्या कहते हैं? प्रोविजंस माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो प्रोविजन को क्या करें? उल्टा दे। भाई प्रोविजन फॉर ऑब्सोलीट स्टॉक कल ऐड बैक किया था, आज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऐड किया। इसकी जगह एक्चुअल बैड डेट माइनस करने की इजाजत है, वो किसी सवाल में आए तो देखेंगे। नेक्स्ट, आगे चलें। अदर इंफॉर्मेशन, ये तो अदर है ना, इस अदर को क्या करना है हमने? ये तो अदर है, जो सवाल खुद कह रहे हैं ये अदर है, तो इस अदर को क्या करना है हमने?
पढ़े जरा पहली लाइन, ये क्या लिखा हुआ है? हाँ जी बोलें भाई, ये कौन सा वाला पॉइंट लगेगा इसके ऊपर? 4 साल से नॉन रेजिडेंट। एक्सेलेंट। ताहिर वॉज वर्किंग फॉर द पास्ट 5 years इन यूएई। एकदम आपके कान खड़े हो जाते हैं ऐसे मौके पे जब आपको लगे कि 4 साल से ज्यादा नॉन रेजिडेंट है, तो इसकी फॉरेन इनकम्स माफ करनी है, पाकिस्तान नहीं, फॉरेन इनकम्स। जिस साल रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगला। ताहिर was working in UAE for the past 5 years and had came back to Pakistan in April 20Y0। पाकिस्तान कब आया है? In April 20Y0। हमारा साल शुरू होने से 2-3 महीने पहले। पिछले साल आया है। पाकिस्तान कब आया है? पिछले साल। अप्रैल 2020 का मतलब है 30 जून 20 वाले साल में पाकिस्तान आया है। आप बताएं, अगर ये 30 जून 20 वाले साल में पाकिस्तान आया है तो इसकी फॉरेन इनकम कब कब माफ होगी? जब 30 जून 20 वाले साल में पाकिस्तान, 30 जून 2021। और क्योंकि पिछले साल तो रेजिडेंट बना ही नहीं, अप्रैल मई जून 3 महीने रहा है, तो किस साल पाकिस्तान आया है? 2000। जिस साल आके रेजिडेंट बना है वो तो 21 का साल है। 21 और 22 में इसकी फॉरेन इनकम माफ होगी। तो हमारा साल 21 है। ओए सॉरी, हमारा साल 21 है। बस ठीक है, जबरदस्त। फिर इसकी फॉरेन इनकम क्या कर दें? माफ कर। तो घर जाके न्यूमेरिकल के फेस पे 1.5 लाख डालिएगा और फिर इस 1.5 लाख को नीचे दोबारा माइनस भी कर दीजिएगा। अब मैं इधर नहीं डाल रहा, ये न्यूमेरिकल के फेस पे आएगा, मुंह पे डाल दीजिएगा। दिसंबर 20Y0 में, दिसंबर 20Y0 में इसका टोटल कितना बन रहा है? हाँ जी 18। ये घर से निकाला है? अभी निकाला है? अभी निकाला। 1855। तो न्यूमेरिकल का फेस कर लेते हैं। 1855 निकला इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस। इग्नोर मिनिमम टैक्स। मिनिमम टैक्स वैसे इसका बनता भी नहीं था क्योंकि इसकी सेल ही 49 मिलियन है। सेल अगर 100 मिलियन से ज्यादा होती फिर मिनिमम टैक्स हम नहीं देखते सवाल में क्या की बातें करें हम। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी निकली है? 1855। इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम जो कि एग्जेम्प्ट है क्योंकि 4 साल से क्या है? नॉन रेजिडेंट। कितनी है? 150। इन दिसंबर 2000 ही सोल्ड अ प्लॉट, ही सोल्ड अ प्लॉट, सेपरेट ब्लॉक, he sold a plot for 5.5 million which was inherited from his father. His father purchased it for 1.5 million. It is now 4 million। 4 million का मतलब रुपीज इन थाउजेंड में 4000। जी टोटल्स करा दें। हाँ जी, इसमें से माइनस क्या करें? एग्जेम्प्ट इनकम और सेपरेट ब्लॉक दोनों माइनस कर दें। आ जाके 1855 बोलना है। आ जाके 1855। ओके। अच्छा, प्लॉट के ऊपर देख लेंगे कब खरीदा था और रेट रूट क्या लगना है। ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताएं, भाई आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होने लगी आपसे। सवाल की रिक्वायरमेंट है 20Y1। 20Y1 20Y1 मैंने आपको कहा लिख लिया करें 2021। इसलिए कहे 2021 लिख लिया करें कि 2031 लिखने की कोई वजह नहीं। 2031 तो अभी आया ही नहीं, तो बेहतर है 2021 लिख लिया करें। 2001 ना लिखा करें, वो बहुत पुराना। हाँ जी,
जी नहीं 11 नहीं लिखना, ये अपना तरीके पैदाइश नहीं मैंने पूछा। मैं जो कह रहा हूँ वो कर लें। 2001 भी नहीं करना, वो बहुत पुरानी बात हो जाएगी। 2011 भी पुरानी बात हो जाएगी। 2031 तो हमारे बच्चे, सॉरी ज्यादा हो गया था हमें, 2041 51 लिखना नहीं हमारे बच्चे, तो 2021 कर लें, 2021 कर लें। अच्छा फिर 20y0 क्या होगा? 2020। अच्छा आज आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मैं ही मिला हूं पूछने के लिए। आज आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, 2019 को कैसे लिखेंगे? भाई अब ये जरा सीखें आज चीज, हाइब्रिड में भी जरा बात होगी तीसरी चौथी रो में, उन्होंने कहा जरा फ्रेश हो जाए हम। असल में आपने 2 को रिप्लेस किया है y से। नाउ यू हैव टू पुट y डाउन बाय 1। अब आपको ये करना पड़ेगा 20x9 y, क्योंकि आप 2 पीछे चला गया ना एक नंबर, तो फिर y को भी एक पीछे कर दें अल्फाबेट x, और चलते 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 जब 20y9 आएगा तो वो होगा 2029। और जब आप लिखेंगे 2030 तो फिर एक स्यापा आ जाएगा। 20y9 तो आपने लिख दिया, 20z बोल देना, z अब पता नहीं, आप पता है मुझे आप लोग माशाल्लाह अच्छे हैं, लेकिन 20z0। अब ये ना कहिएगा कि 2041 क्या होगा, उठवाल का डेटा ही ऐसा है कि वो हम फिर क्या करें, आप z लिखें। कोई थोड़ा बहुत समझ आया? चलिए जरा इस पे घर प्रैक्टिस कीजिएगा जाके। ये वो तो 2009 तो वो फिर 20w9 हो जाएगा ना, वो तो फिर y से x से पीछे क्या आता है? w। ये z है, ये 2 नहीं है। बाद में कोई कह रहा है अच्छा 2030 2020 होता है, मैं इसको जरा लिख दूं प्रॉप z। ये सारा लिख लें जरा साथ वाले के चेहरे पे, ताकि लाइब्रेरी में जब भी नजर आए आपको ये बातें याद हो जाएं। साथ वाले का मत्था इधर करें, उससे लिखना शुरू करें। ये और किसी सब्जेक्ट में नहीं डिस्कस हुआ कभी? मैंने बस उसको ये कहा कि आई कैप की किताब की तरतीब से बस कॉपी पेस्ट करना है उससे, वर्ड की फाइल से। अच्छा हाँ जी, कल के टेस्ट में कर लें चैप्टर नंबर 1 4 6 7 8 9 कर लें। कौन से चैप्टर चल रहा है आजकल? चैप्टर 8 और 13 कर लें फिलहाल। चैप्टर 13 में वो कर लीजिएगा, सेक्शन सिर्फ 50 और 51, और एग्रीकल्चर वाला कौन से 41।
हाँ जी, फेस निकाल दें दोबारा, मैं इधर फेस निकालने बैठा हूं, निकाल, अभी सबर। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं कि जो हमारा सवाल है उस सवाल के अंदर जो है वो अल्लाह आपका भला करे। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें बताएं कि होल्डिंग पीरियड कितना है। ये है दिसंबर 2020। अच्छा मुझे बताएं, एक्स वाई से पहले होता है या वाई के बाद होता है? वाई से पहले होता है, तो इसको लिखें 2019, ये समझाना था, इसको लिखें 2019। अब आप फेस की तस्वीर ले लें, होल्डिंग पीरियड बता दें मुझे। होल्डिंग पीरियड देख के घर में टैक्स खुद ही निकाल लीजिएगा, इस सवाल पूरा खुद कीजिएगा, बजाय के लेक्चर से देखें। आप लेक्चर से भी देख सकते हैं, कोई मसला नहीं। मुझे इसका होल्डिंग पीरियड बता दें। सितंबर 2019 से लेके सितंबर 2020 तक 1 साल, और 1 साल 3 महीने, 1 साल। तो कौन सा वाला टेबल लगाएंगे, जल्दी बताएं। 1 साल के अंदर अंदर या 1 साल से ज्यादा 2 साल के अंदर अंदर? 1 साल से ज्यादा 2 साल के अंदर अंदर वाला टेबल जब टैक्स निकालेंगे। डन। अब उधर वाले की भी तस्वीर खींच ले। चलो लेक्चर तो अपलोड हो ही जाएगा, लेकिन उधर वाले की भी तस्वीर खींच लें। जी, अगर परचेज किया होता, अच्छा मुझे ये बताएं, होल्डिंग पीरियड कहां से कहां तक गिनने? जब अब्बू ने खरीदा था तब से लेके बेचने की जरा तफसील से सुनिएगा। जब अब्बू ने खरीदा था, मेरी बात ही नहीं सुन रहे, कुछ लोग व्हाइट बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं। होल्डिंग पीरियड कैसे निकालेंगे? जब अब्बू ने खरीदा था तब से लेके बेचने की तारीख तक, या जब अब्बू के मरने पे इनहेरिटेंस में मिला तब से लेके बेचने की तारीख? नहीं, अब्बू ने खरीदा वाली डेट की कॉस्ट लेते हैं, वो मैंने कहा हुआ है, लेकिन आपका होल्डिंग पीरियड तो इनहेरिटेंस के बाद है ना। तो होल्डिंग पीरियड गिनते हैं जब चीज मुझे मिली थी से लेके जब चीज मैंने बेची, बस होल्डिंग पीरियड तो यही होता है। हाँ, कॉस्ट मैंने आपको कहा है अब्बू वाली ले लिया करें, जो अब्बू ने जितने कहा, तो लिख लें होल्डिंग पीरियड जब मुझे मिला, जब मुझे इनहेरिट हुआ, तब से बेचने की तारीख तक। इनहेरिटेंस से आगे, हाँ जी। ओके, डन। मोबाइल यूज कर लें, हम आगे चलते हैं फिर थोड़ा, मेहरबानी। अच्छा जी, अब आप ऐसा करें कि कल वाला सवाल निकालें, मार्केटिंग एक्सपेंसेस वाला। क्वेश्चन कौन सा था? 34।
पेज नंबर 483। चैप्टर 8 साथ निकालें, एक प्रोविजन रिवाइज करें। पेज नंबर 157, हाँ जी, फार्मास्यूटिकल वाला किधर है? पेज नंबर 160। अगर एक बंदा सेल प्रमोशन करे, एडवर्टाइजमेंट करे या पब्लिसिटी करे, तीनों एक ही मतलब है, सेल प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, 10% ऑफ सेल से ज्यादा, और उस बंदे का बिजनेस है दवाइयां बनाना, तो फिर हम उसका खर्चा डिसअलाउ कर देंगे अगर वो 10% ऑफ सेल से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करे। अगर उसके अंदर अंदर करे तो फिर अलाउड है। अच्छा, ये जो फिक्रा लिखा होता है ना, अब ये कोई इतना ज्यादा समझ आने वाला नहीं होता, इसको हम लोअर ऑफ हायर ऑफ करके रूल बनाते होते हैं। वजह पता है क्या है? वजह यह है कि मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक बंदे की सेल है 500 और उसने खर्चा किया 4 रुपए एडवर्टाइजमेंट का। अब लॉ मेकर ने लिखा हुआ है कि 10% ऑफ सेल तक डिसअलाउ है, 10% ऑफ सेल तक डिसअलाउ है। तो 10% ऑफ सेल बन रहे 50 रुपए, 50 रुपए डिसअलाउ है। अब कोई तुक नहीं है इस बात की 50 रुपए डिसअलाउ है, वो कह रहे हैं मेरा खर्चा ही 4 है। हम कह रहे हैं 50 रुपए से ऊपर तेरा डिसअलाउ कर देंगे, 50 रुपए से ऊपर, सेल के 10% से ऊपर तेरा डिसअलाउ कर देंगे। यानी लिमिट लगा दी ना हमने, 50 से ऊपर ना करना। उसने कहा मैंने किया ही 4 है, मैं 4 अलाउ कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं। लेकिन इस तरह हम सोचते नहीं, इस तरह बच्चे को लॉजिक समझाया जाए, बच्चा परेशान हो जाए। बच्चे को न्यूमेरिकल करने के लिए हम रूल बता देते होते हैं, रूल पेपर में चल जाते हैं, लॉजिक पेपर में लगाएगा, इसमें तो बच्चा तो परेशान हो जाएगा। अंग्रेजी बड़ी भयानक है, कहते हैं 10% ऑफ सेल से ऊपर खर्चा डिसअलाउ है। तो मैंने कहा मेरा तो खर्चा ही 4 है, कहते फिर सारा अलाउ है, डन। अच्छा, और अगर खर्चा इसका होता 57 तो कहते हैं 10% ऑफ सेल से ऊपर नॉट अलाउड है, तो 7 नॉट अलाउड है, 7। इस तरह चीजों को देखना मुश्किल हो जाता है। इस तरह चीजों को हम देखते थे, लेकिन वो मिनिमम वाले सेक्शन में देखते थे, उस तरह जरा देखना वहां मजबूरी था, वहां और कोई हल नहीं था मेरे पास हायर लोअर में। वरना मिनिमम वाला सेक्शन भी हमने आपको हायर लोअर से ही करवाना था। वहां आपको पता है हमने बड़ा सोचा था, न्यूमेरिकल फिर 2 दफा किया था, कम से कम इतना तो टैक्स ले आओ, कम से कम। वो चीजें जरा याद रखनी पड़ती हैं पेपर में। तो जब चीजें इस किस्म की आ जाए तो हम रूल बना देते होते हैं ताकि चीजें ज्यादा पेपर में परेशान ना करें। तो असल में अगर लॉजिक समझनी है तो लॉजिक ये है कि इसने अगर खर्चा किया 30 रुपए तक, तो लॉ मेकर ने के सेल के 10% से ऊपर नॉट अलाउड है। इसने कहा मेरा तो है ही 30, लॉ मेकर फिर तो सारा अलाउड है। और अगर ये करता 70 का खर्चा, तो कहते हैं सेल के 10% से ऊपर नॉट अलाउड है, यानी 20 नॉट अलाउड है, तो बाकी। तो हम इन चक्रों में नहीं पड़ेंगे, हमने रूल बना लिया हुआ है। रूल किसी को याद है तो बता दे। अलाउड की फिगर दे रहे हैं, ये नॉट अलाउड की फिगर नहीं दे रहा। ये किसकी फिगर दे रहे हैं? अलाउड। बोले अलाउड अप टू लोअर ऑफ, याद करें, अलाउड अप टू लोअर ऑफ एक्चुअल और 10% ऑफ सेल। हालांकि ऊपर लॉ में ऐसी कोई लाइन नहीं लिखी हुई, लेकिन हम इसी तरह किया करेंगे पेपर में, तक वरना हमें कंफ्यूजन रहेगी। तो बोले अलाउड अप टू लोअर ऑफ एक्चुअल और 10% ऑफ सेल। अच्छा, एक मेरा आपसे सवाल है कि एक्चुअल खर्चा कितना है? एक्चुअल खर्चा
ओ यार इतनी कोई मुश्किल सवाल नहीं होता। मैंने कहा एक्चुअल खर्चा कितने, आपने कहा व्हाट इज दिस, मुझे बताएं एक्चुअल खर्चा कितने हैं यार। एडवर्टाइजमेंट, हाँ एडवर्टाइजमेंट का 800। एक बात हमने पढ़ी थी चैप्टर 16 में कि जिस खर्चे का बिल गुम हो जाए वो खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है। वैसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूं, वैसे ही अगर पेपर में एक और लाइन में लिखी होती कि फार्मास्यूटिकल तो है ये, पेपर में एक और लाइन में लिखी होती 800 में से 20 रुपए के बिल गुम हुए हैं, तो एक्चुअल खर्चा इधर 800 लिखा होता, लेकिन हम कितना लेते एक्चुअल खर्चा 780, और यहां हम करते 780 और 10% ऑफ सेल विच एवर इज। याद रखिएगा टैक्स वाले उसको खर्चा मानेंगे जो खर्चा है, जो खर्चा ही नहीं है उसको कैसे खर्चा मानेंगे। अकाउंटिंग के सर ने तो 800 माइनस करवा दिया, लेकिन टैक्स वालों ने कहा अब दो प्रोविजंस लग रही हैं इस पे, एक ये फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर भी है और इस बेचारे से 800 में से 20 रुपए के बिल भी गुम हुए हैं, बड़ा ढूंढे नहीं मिले। अब टैक्स वालों को कह रहे नहीं नहीं यार मैंने 20 रुपए का खर्चा कराया था, ये था वो, टैक्स वाले कहें भागो 20 रुपए का खर्चा। वैसे ही मैंने दो प्रोविजंस इकट्ठी लगा के आपको टेस्ट करवाई हैं, आपको अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई हैं। मैंने एडवर्टाइजमेंट का बिल कितना पे किया इस साल 800। दो मसले हो गए, एक मेरा नाम है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर, इस वजह से भी फंसूंगा मैं, और दूसरा मेरे से 20 रुपए का बिल गुम हो गया। मुझे बताएं व्हाट इज माय जेन्युइन खर्चा नाउ, 800 और 780। तो शुड आई कंपेयर 780 विद 500 और 800 विद 500? अब साइमल्टेनियसली आपने दो प्रोविजंस लगाई हैं, बिकॉज एज पर टैक्स रूल्स द एक्चुअल खर्चा वाज ओनली 780, दैट शुड बी कंपेयर्ड विद 10% ऑफ सेल। ये सारी डिस्कशन करने के बाद अब हम इस काबिल हो गए हैं कि क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ सकें। क्वेश्चन नंबर 34 निकाल लें जी, क्वेश्चन नंबर 34। ओके, चैप्टर 16 को आप ऐसा कर लीजिएगा ना, संडे को याद कर लीजिएगा, फिर अगले टेस्ट में डाल देंगे उसको, चैप्टर 16 को। फिलहाल जरा बिजनेस रिवाइज करके आ जाओ, चैप्टर 13 ये याद करवा दीजिएगा, अगले में चैप्टर 16 डाल देंगे। अच्छा ये पढ़ें जरा, इस सवाल में दो मसले हैं। अच्छा ऐसा कोई इक्का दुक्का सवाल आ जाता है पेपर में, आपको पता है बाकी एडजस्टमेंट्स कितनी आसान थी, रॉ मटेरियल नॉट अलाउड था, अकाउंटिंग ऑप्शन ऐड कर दी थी, प्रोविजन ऐड कर दी थी, इसको हमने अलाउड कर दिया था, इसको हमने अलाउड कर दिया था। देखिए मुफ्त के नंबर पड़े होते हैं, आधा सवाल सब लोगों को समझ आ जाते हैं, मैं ना भी करवाऊं तो बताएं ना, हाथ खड़ा करके जरा बता दें, आधा सवाल तो समझ आ जाते हैं ना। नहीं ये हाथ आधे से ज्यादा समझ आता है, हाथ नहीं खड़े करने चाहिए थे। अच्छा अब मुझे ये बताएं आप कि इस सवाल में दो मसले हैं, एक तो ये बंदा क्या है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर, और इसके मार्केटिंग एक्सपेंसेस इसीलिए जालिम ने अलग से दिए हैं, 19.76 मिलियन इसके मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं, 19.765 मिलियन इसके मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं। एक तो इसके मार्केटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, नीचे एक और मसला भी इसमें आ गया, वो जो भी मैंने बताया था, एक और मसला भी आ गया। इसमें से 5 लाख रुपए किसमें दे दिए कैश में, इसमें से 5 लाख किसमें दे दिए कैश में। अब हम क्या करेंगे, अब हम मजे मजे से पहले एक और प्रोविजन लगाएंगे, यहां वो मसला नहीं है कि इसका बिल मिसिंग है, यहां कोई और मसला है। हम एक प्रोविजन लगाएंगे जो हमने पढ़ी थी, किसी भी टी काउंट का साल का टोटल, इस प्रोविजन का नाम था सेक्शन 21 का एल, सेक्शन 21 का एल, सेक्शन 21 का एल भी लगाना पड़ेगा, सेक्शन 21 का एल भी लगाना पड़ेगा, जिसमें लिखा हुआ था खर्चे कैश में पे करने की इजाजत नहीं है। लिख लिया आप लोगों ने यहां 21 का एल, हाइब्रिड में नजर आ रहे हैं मुझे, थर्ड लास्ट रो में नई बॉल पॉइंटें चल रही। सेक्शन जी मेहरबानी, सेक्शन 21 का एल भी लगाना पड़ेगा, और इधर आए इसके साथ लाइन खींचे ऐसे, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर, और इस वजह से आपको सेक्शन 21 का ओ, 21 का ओ भी लगाना पड़ेगा। ऐसा बहुत रेयर होगा किसी एक पे दो खर्चे पे दो प्रोविजंस लगानी पड़े, वो हो सकता है, उसमें क्या मसला।
जी यहां तक समझ आ गई हम कहाँ खड़े हैं? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अच्छा पहले तो मुझे एतराज ये है कि ओहो सॉरी, थोड़ा सा आप लोगों को भी मुझे बताना चाहिए था कि ये लाइन यहां पे आनी चाहिए मार्केटिंग एक्सपेंसेस में। ओके, अब मुझे बताएं मार्केटिंग एक्सपेंसेस का टोटल कितने साल का? 19765। ओ, जिस टी काउंट का साल का टोटल 2.5 लाख से ज्यादा है, तो 2.5 लाख बोलते हुए भी शर्म आ रही है, वो तो करोड़ों में पहुंचा हुआ है, और उसकी इंडिविजुअल पेमेंट 25,000 से ज्यादा है, और किसमें पे हो गई है? तो बता दें सेक्शन 21 की रोशनी में ये अकाउंट भी भयानक है, इसमें खर्चा भी भयानक है। ये 5 लाख अलाउड है, नॉट अलाउड है? अब आप भूल जाएं इस बात को कि ये फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर है। थोड़ी देर के लिए बता दें इसका खर्चा 800 है, 780 है, इसका खर्चा 800 है, 780 है। थोड़ी देर के लिए बता दें इसका खर्चा 19765 है या 19765 माइनस 500 है। अब मुझे बताएं इसका एक्चुअल कितना है? एक्चुअल 19765 माइनस 500, 19265। यू कैन से इट अ स्टेप 1। अब स्टेप 2 से गुजारते हैं सवाल को। स्टेप 1 मैंने गुजारा है सेक्शन 21 का एल, अब स्टेप 2 में गुजारूंगा सेक्शन 21 का ओ। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो रही हैं? इससे अच्छी और आसान मिसाल मैंने क्या आपको दी थी कि 19765 में से 500 रुपए के बिल गुम हो गए हैं, तो वो डिसअलाउ हो जाएंगे, 19265 ही अलाउ होगा। लेकिन हमारे सवाल में बिल डिसअलाउ हुए हैं या गलती से पेमेंट्स कैश में कर दी हैं? बाकी पेमेंट्स किस में कर दी होंगी? अगर ये फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर ना भी होता तो भी 500 का खर्चा इसका डिसअलाउ था, तो भी 500 का खर्चा इसका डिसअलाउ था। अब मुझे बता दें सवाल में कितनी वर्किंग्स हो चुकी हुई थी? वर्किंग नंबर तक 5 हो चुकी हुई थी। चलें ठीक है, 5 हो चुकी हुई थी। इसको हम वर्किंग 6.1 कर देते हैं, 6.1। और एक मेन वर्किंग अब मैं करने लगा हूं वर्किंग 6, जो आपने मुझे करानी है। वर्किंग 6, वर्किंग 6.1 में सेक्शन 21 का एल लगा दिया। अब वर्किंग 6 करवाएं, यहां तक नोट कर लें। कोई जल्दी तो नहीं ना, कोई लेने तो नहीं आ गया रिक्शे वाला? अभी 5 मिनट वैसे भी पड़े हुए हैं। अच्छा जी, अच्छा हम ऐसे नहीं करते थे गाड़ी में भी? 75 मिलियन से ऊपर होते थे, कॉस्ट को तोड़ के नीचे फेंक देते थे। हमने 19765 में से 500 को तोड़ के नीचे क्यों फेंक दिया? क्योंकि कैश में पे हुआ है। अब बताएं बिल्कुल एक्चुअल जेन्युइन फ्रेश खर्चा कितना है हमारा, जो बिल्कुल जेन्युइन है? ये सारा माइनस करने की इजाजत है, लेकिन अनलकीली हम फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करते थे, इस पे हुकूमत को गुस्सा है। उसने कहा एक और प्रोसेस से गुजारो, वर्किंग नंबर 6। वर्किंग नंबर 6 कुछ भी नहीं है, वो मैंने आपको सिखाई भी है। एडवर्टाइजमेंट अलाउड इज लोअर ऑफ, एडवर्टाइजमेंट अलाउड की फिगर देगा बेटा। ये लॉ मेकर ने अंग्रेजी ऐसी बनाई हुई है, मैं काश आपको नॉट अलाउड निकलवा सकता। नॉट अलाउड नहीं निकल सकती, वो दी ही ऐसी हुई है कि अलाउड ही निकलेगी। एडवर्टाइजमेंट अलाउड इज लोअर ऑफ एक्चुअल। एक्चुअल कितनी है?
अगर आप लोगों को बात समझ आ गई थी तो इधर ही प्लस माइनस कर देते, 19765 माइनस 500, वर्किंग 6.1 की जरूरत ही नहीं थी। व्हाट इज माय एक्चुअल जेन्युइन खर्चा विच आर पेड इन चेक्स विच आर नॉट पेड इन कैश? 19, कंपेयर इट विथ 10% ऑफ सेल। सेल इज, ओ यार ये नजर आ रही है भाई, जान दो यार, थोड़ी मेहरबानी भाईजान, नजर आ रही है सेल 3285 बस की जवाब 32485 डन। अच्छा अब मेरा आपसे आखिरी सवाल, बॉल पॉइंट मुंह से निकाल के, मेरा आपसे आखिरी सवाल और बड़ा ही जेन्युइन सवाल कि अब वर्किंग 1 के फेस पर इसको कैसे शो करना है। आप लोग इधर ही शो करेंगे जहां भी आप लोग कर रहे हैं, अभी वर्किंग 1 ना ढूंढने बैठ जाइएगा। इसको वर्किंग 1 के फेस पे कैसे शो करना है। मोहतरम एक बात याद रखिएगा, आज मैं आपको बताने लगा हूं, इसकी बड़ी रिवीजन होनी आने वाले दिनों में। जब हम प्रॉफिट से न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं ना, तो हम नॉट अलाउड को ऐड बैक करते जाते हैं। अकाउंटिंग डेप्शन नॉट अलाउड है, ऐड कर दो। इनकम टैक्स नॉट अलाउड है, ऐड बैक कर दो। प्रोविजन नॉट अलाउड है, ऐड बैक कर दो। तो नॉट अलाउड को हम ऐड बैक करते जाते हैं, ऐड बैक करते जाते हैं, ऐड बैक, क्योंकि हम चल प्रॉफिट से रहे हैं, उस तक पहुंचते हुए खर्चे माइनस। नॉट अलाउड को क्या करते जाते हैं? ऐड बैक करते जाते हैं। लेकिन वी आर वेरी अनलकी कि ये अलाउड की फिगर दे रहा है, मुझे चाहिए थी फिगर नॉट अलाउड की, ये फिगर कौन सी दे रहा है? अलाउड की। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग 1 में हम इसको ऐसे शो करेंगे, वर्किंग 1 में हम इसको ऐसे शो करेंगे। वर्किंग 1 में हमें फिगर चाहिए एक मिनट सबर, मार्केटिंग नॉट अलाउड, क्योंकि वर्किंग 1 का पैटर्न ही ये है, नॉट अलाउड को ऐड बैक करो, नॉट अलाउड को ऐड बैक करो। तो मुझे कौन सी फिगर चाहिए? लेकिन सवाल कौन सी दे रहे हैं? अलाउड की, और मुझे कौन सी चाहिए थी? नॉट अलाउड की। इसका तरीका मैंने आपको एक क्लास में बता दिया था, टोटल माइनस अलाउड, अलाउड एज पर वर्किंग नंबर 6, टोटल माइनस अलाउड विल ऑलवेज गिव यू। इतनी रिवीजन होनी है इस बात की कि इंशाल्लाह ये आपको पक्की हो जाएगी। ये मसला मुझे नहीं आया था परचेज में, कल परसों परचेज में ये मसला नहीं आया था, क्योंकि परचेज का फॉर्मूला देता ही नॉट अलाउड है। चुप करके मैंने जो जवाब आया था उसे एड बैक कर दिया था। आज एक और मसला आया कि स्यापे को वर्किंग 1 में कैसे लेके जाना है। तो वर्किंग 1 में मुझे मार्केटिंग कौन सी चाहिए? टोटल कितनी गिवन है बेटा, ये क्वेश्चन से पता चलेगी, ये तुम्हारी वर्किंगों से नहीं पता चला करेगी, टोटल सवाल से उठाया करेंगे। टोटल कहीं गलत जगह से ना डाल लीजिएगा, टोटल उठाने में भी लोग मसला कर देते हैं। व्हाट इज माय टोटल एक्सपेंडिचर एज पर क्वेश्चन? 19765। बेटा अगर ये क्वेश्चन से नहीं उठाएंगे तो ब्लेंडर मारेंगे। 1976। व्हाट इज अलाउड? लोअर 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 19265. that should have been highlighted. so what is not allowed? 500। लेकिन ये निहायत ही बुरा सवाल है, इसमें बराबर कोई मजा नहीं आया सॉल्व करने का। मजा तब आता ये फिगर बहुत कम आती, 10% ऑफ सेल। तो फिर जो है वो जाके कहीं जो है वो हमारी एक अजीब सी को फिगर आनी थी। अभी तो ये 500 वही वाला नॉट अलाउड हो गया, इतनी मेहनत करके जो कैश में पे किया था, ये आज आके खोती वो 500 वही वाला जो उस दिन हमने न्यूमेरिकल में सॉल्व किया था। तो ये तो निहायत बुरा सवाल है। तो कल सुबह आते ही आपने मुझे याद कराने हैं, ये मैं आपको तीनों चीजें रिवाइज कराऊंगा। थोड़ी बहुत अगर किसी को समझ आ गई है तो हाथ खड़ा कर दें। हाइब्रिड से तो उठ के ही चले गए, थोड़ी बहुत समझ आ गई है, ठीक है। चलें, पता नहीं किसी और कॉलेज में क्लास होगी शायद। और बाल बच्चे सब खैरियत से हैं माशाल्लाह, आपके अम्मी अब्बू के?